गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने प्लेन मिरर को जाना, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा। ठीक है, इस बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उनके मेन पॉइंट जो हमको याद रखने हैं उससे रिलेटेड वो भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और उसके साइन कन्वेंशन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर्स, पहला चीज आपको यह समझना है कि स्फेरिकल मिरर का मतलब यह हो गया किसी स्फीयर से, मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, ये ऐसा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से दो टुकड़े लेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें से टुकड़ा ले लेते हैं इतना बड़ा, ये दो टुकड़े ले लिए। ठीक है, अब जब हम इसको क्या करते हैं, इसके एक साइड में इधर कोटिंग कर दिए, जैसे प्लेन मिरर में करते थे एक साइड कोटेड रहता था, वैसे ही इसके इधर भी हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, ये इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास दो मिरर मिलते हैं। एक मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पोर्शन जो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो क्या हो, उभरा हुआ हो। और एक मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर धंसा हुआ हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ हो वो कहलाता है बच्चों कॉन्वेक्स। ये हम पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ वो कॉन्वेक्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ वो कॉनकेव। ठीक है, और ये वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कोटेड सरफेस बोला जाता है। ठीक है, ये वाले सरफेस को क्या बोला जाता है, कोटेड सरफेस। ठीक है, इसमें यहां से यहां तक का जो स्ट्रेट वो होता है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का। ठीक है, वैसे ही यहां से यहां तक का, इसको बोला जाता है बच्चों अपर्चर। इसको बोला जाता है अपर्चर। ठीक है, और ये जो है वो मिरर टू मिरर क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, इसमें अपर्चर के बाद एक बहुत ही सेंटर होता है, यहां पे देखिए एक पॉइंट होगा, इस मिरर का जितना लेंथ है ना ये वाला, ठीक है, उसका मिड पॉइंट, और वैसे ही इधर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से करते हैं इसका। ठीक है, अब अपर्चर तो समझ में आ गया है ना, इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं ये स्फीयर का कोई सेंटर होगा जिसको हमने नाम दिया सी। ठीक है, देखिए मैं इसको एक साथ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो मान लिए इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, उसको हम नाम देते हैं सी, तो उसको बोला जाता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर आपको सभी चीजें अच्छे से पता रहेगी कि पोल कहां पे है, फोकस कहां पे है, ऐसा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेंटर से ये जो पोल तक का डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ठीक है, आर को हम नाम देते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर जो है वो क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं। वैसे ही देखिए ये तो कॉनकेव के लिए दिख रहा है, वैसे ही अगर हम इसके मिलाएंगे तो यहां पर कॉन्वेक्स के लिए बनेगा, है ना। ठीक है, अब याद रखना बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फोकस। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकस को, तो ये हो जाता है आपका फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर।
ठीक है। अब यहां पर एक और टर्म हम पढ़ते हैं, बार बार सुनने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहले आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में इतनी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम इसके आगे को पढ़ा के आपको समझा पाएंगे, ठीक है। वैसे ये हमने क्लास 10 में डिस्कस किया रहते हैं, लेकिन क्लास 10 थोड़ा सा छोटापन हो जाता है, बचपना रहता है, तो हम जब उसको सीखो सीख पास होने के लिए पढ़ते हैं, अगर हमको उसको समझना है तो ये जो है आपको पहले याद होने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ है वो कॉनकेव, ठीक है। स्फीयर का, जिस स्फीयर से टुकड़े को काट के निकाला गया उसका अगर सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस, है ना। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू R/2, है ना, इसको भी याद रखेंगे, या R इज इक्वल्स टू 2F लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसको जो है आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत इजी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर का, ठीक है। पहले आपको अच्छे से याद रखना है, कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में आपका जो कॉनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, ठीक है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है कौन, आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो किस किस पोजीशन में हम उसको रखेंगे तब वो जो है वो क्या होगा, बनेगा, ठीक है। पर उसके लिए, उसको जानने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और है जिसको आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, सपोज लाइक दिस, ठीक है, और ये उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या करता है, इमेजिनरी लाइन होता है जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को उसके पोल से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका फोकस यहां पर है F, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है बच्चों कि अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है कहां पर, मिरर पे, ठीक है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, तब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके फोकस से पास होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद उसके फोकस से पास होकर जाएगा, या इसी को हम इस तरह ही बना सकते हैं, नीचे से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइक दिस, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है घूम जाएगा, बट कहां से पास होगा, फोकस से। इसी तरह से अगर कोई रे जो है वो फोकस से आता है, मतलब यहां पर सोर्स है और फोकस से आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या निकलेगा, पैरेलल, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाके गुजरेगा, ठीक है। और अगर वो फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि अगर एक रे जो सीधा कहां से पास हो, उसके पोल से, ठीक है, सीधा पोल में जाके क्या हो, इंसिडेंट हो, तो वो जो है वो क्या हो जाता है, जिस एंगल पे आया रहता है उसी एंगल पे क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। ये ऐसा इस एंगल से आया था ना, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से लौट जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि जो पोल वाला पॉइंट होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होने के कारण बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करता है, प्लेन मिरर की तरह। और हमको पता है प्लेन मिरर में अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल में, तो उतने ही एंगल में वो क्या होता है, बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना बच्चों, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा,
ठीक है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इंसिडेंट होगा कहां पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ में वापस लौट जाएगा जिस पाथ से वो आया। ठीक है, जिस पाथ से वो आया था उसी पाथ में वापस लौट जाएगा। ये किस केस में होगा, जब रे जो है, कौन सा रे, इंसिडेंट रे है ना, क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो, पास। ठीक है, तो ये तीन जो इंफॉर्मेशन है इसको आप याद रखेंगे। पहला ये कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से होकर जाएगा, या फोकस से होते हुए आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकलेगा। दूसरा ये कि अगर इंसिडेंट रे जो है डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट होता है तो वो क्या होगा, जिस एंगल से आया था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर ये ऐसा हो गया कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वो उसी पाथ से वापस लौट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। इसको भी याद रखना है, इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब हम वेरियस पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कॉन्केव मिरर जो है वो किस किस तरह से क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले याद रखना है कि अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है लाइक दिस, ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो यहां पर होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये होगा पोल और ये होगा फोकस, ऐसा। ठीक है, तो जब पहला कंडीशन की बात करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आप क्लास 12 की क्लास 10th की बात करें या क्लास 12 की बात करें, ठीक है, दोनों में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर करके लिखा हुआ। ठीक है, उसमें 6 पोजीशन दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमको उसका इमेज फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला पोजीशन ये बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के रिस्पेक्ट में बहुत दूर पे रखा हो। ठीक है, तो जब वो बहुत दूर पे रखा हो तो वहां से जो इंसिडेंट रे आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, है ना, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से। यस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, वो फोकस से। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे एट द व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, तब उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा कैसे, कहां पर, फोकस पे। किस साइज का बनेगा, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट के जैसा, बहुत छोटा। ठीक है ना, बट उसका नेचर कैसे रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। तो पहले पोजीशन में है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट इंफिनिटी पर हो, तो इमेज बनता है फोकस पर, और इसका नेचर कैसे होता है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है ना, रियल एंड इनवर्टेड। चलिए अब दूसरा पोजीशन देखते हैं। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा सा पास लेके ले आए, यहां पर रख दिए ए बी, यस। ठीक है, तो जब ये ए बी से पास होगा तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और एक रे और कंसीडर करना है बच्चों, जो कहां से जाएगा आपका, ये यहां से, इसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो जहां पर, जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्टिंग रे और ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रहा है इंसिडेंट रे, वो जहां पर मीट करेंगे, है ना, वो जहां पर मीट करेंगे वहां पर उसका इमेज बनेगा ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिख रहा है, इमेज थोड़ा सा छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनता है बच्चों, वो कहां पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, इन बिटवीन, है ना, समवेयर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दोनों के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा, ठीक है, डिमिनिश बनेगा, छोटा। ठीक है, बट उसका भी नेचर क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड। देखो उल्टा दिख रहा है ना, इनवर्टेड मतलब उल्टा, और ये रियल होता है। तीसरा पोजीशन बोलता है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पे ला के रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला के रख दें। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना बच्चों, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम उसको ला के रखते हैं तो उसका इमेज भी कहां पर बनता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ठीक है, ये पोजीशन बहुत ही अच्छा है, आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पोजीशन है जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या है, सेम रहता है, और दोनों का जो डिस्टेंस रहता है u और v। u मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और v मतलब होता है आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिरर फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जहां पर उसका इमेज ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम होता है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पोल से क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे बच्चों, इमेज जो है वो वापस जाते जाएगा, तो इस केस में भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाके रख देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाके रखेंगे तो ये जो इमेज है वो पीछे खसक जाएगा, है ना। जब इसको पास लाते जाएंगे तो ये बड़ा बनेगा, तो ये कहां बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब ये है क्या हो गया, इनलार्ज्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा था, इधर पूरा छोटा बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनेगा। उसके बाद हम उसको और पास लेके आएंगे तो इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है इंफिनिटी वाला फर्स्ट पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, अब आएगा जो है फिफ्थ पोजीशन, जिसमें क्या बोलते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दें, फोकस पे, ये ऐसा। ठीक है, तो उसका जो इमेज है बच्चों वो बनता है कहां पर, इंफिनिटी पे। ठीक है ना। तो अगर फिफ्थ पोजीशन की बात करें, कहीं ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, तो उसका इमेज बनता है कहां पर, इंफिनिटी पे। ठीक, लास्ट पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पोजीशन। ठीक है, लास्ट पोजीशन में ये बोलते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें तो इसका जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, ऐसा। ठीक है ना। और बिहाइंड के द मिरर बना है तो ये हो जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। मैंने बताया था कि कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर जो है वो दोनों प्रकार के इमेज बनाते हैं, रियल और इन्वर्टेड भी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है बच्चों कि एकमात्र पोजीशन ऐसा है किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, जिसमें हम पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसका इमेज हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा। वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे उसका ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। बाकी अगर आप इसको रे डायग्राम को अपने आपके बुक में दिया हुआ है तो वहां से आप उसको देख के अपने कॉपी में बनाएंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर हमको कोई कॉन्वेक्स मिरर का वो दिया हुआ है पोजीशन, है ना, इस तरह से मान लेते हैं, बोला है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ठीक है, ये होगा उसका फोकस, ये होगा उसका। ठीक है, अब हम इधर तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे नहीं, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, तो हम इधर रखेंगे। तो अगर हम कहीं पर भी इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दे, ठीक है, उसका इमेज जो है वो हमेशा बनेगा कहां पर, पोल और फोकस के बीच। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों अच्छे से, है ना। इसमें जो है वो एक ही पोजीशन आपको याद रखना है कि इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम कहीं पर भी रख दें, उसका जो इमेज है वो बनेगा कहां पर, बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये बनाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है,
तो याद करने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाए गए इमेजेस का, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में हम रखेंगे कहीं पर भी, चाहे पास में रखे चाहे दूर में रखे, ठीक है, उसका इमेज जो है वो हमेशा बनेगा वर्चुअल। ये एक ही प्रकार का इमेज बनाता है, सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। बट ये रहेगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उससे छोटा बनेगा हर बार उसका इमेज, और साथ ही साथ याद रखना है कि पोल और फोकस के बीच ही वो बनता है, ठीक है, फोकस के बियॉन्ड नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पोल और फोकस के बीच ही उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज जो क्लास 10 में पढ़े हुए थे वो समझ में आया हो, थोड़ा सा रिकॉल हुआ हो, ठीक है। अगर आपको इस चीजों के कंफ्यूजन से बचना है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे किसी भी चीज के लिए कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।